अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं जहरा रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ एक अच्छी सोच और अच्छी उम्मीद के साथ कर रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। ये मौजू सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहम नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। अहम इस हवाले से है कि ये हमारे मुल्कों का, ये हमारी मुल्क की तरक्की का, हमारे मुल्क की मईशत का और हमारे घरों का खामोश दुश्मन है। बात कर रही हूँ मैं करप्शन या बदउनवानी की। आज 9 दिसंबर है और आज सारी दुनिया में जो है इंटरनेशनल डे ऑफ एंटी करप्शन के तौर पे ये दिन मनाया जा रहा है। और करप्शन की बात करें तो ये एक इतना कॉम्प्लेक्स सोशल, पॉलिटिकल और इकनॉमिकल इशू है जो कि तमाम दुनिया के ममालिक को अफेक्ट कर रहा है। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ती है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी करप्शन ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। यहाँ मैं किसी एक स्पेसिफिक शख्स की बात नहीं करूँगी क्योंकि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में जो है वो हर लेवल पर करप्शन हो रही है, जिससे छुटकारा हासिल करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने अभी इससे छुटकारा हासिल नहीं किया तो हमारे मुल्क की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। इसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है, आइए देखते हैं। दुनिया भर में आज बदउनवानी के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने करप्शन के खिलाफ आगही के लिए इस दिन को मनाने का ऐलान 2003 में किया। फिर हर साल 9 दिसंबर को ये दिन मनाया जाने लगा। बदउनवानी किसी एक मुल्क का मसला नहीं, पसमानदा हो या तरक्की याफ्ता ममालिक, हर मुल्क में किसी न किसी सतह पर बदउनवानी का सामना रहा है। ताहम अमीर मुल्कों की निस्बत गरीब ममालिक को इसका नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता है, क्योंकि बदउनवानी से माशरे में नाहमवारी पैदा होती है, दौलत चंद तबकात तक महदूद हो जाती है, अकरबा परवरी आम हो जाती है, वसाइल सिमट जाते हैं, नाइंसाफी और गुर्बत बढ़ जाती है। बदउनवानी का खात्मा एक ख्वाब ही है, लेकिन इस बड़ी माशरती बुराई के सद्देबाब के लिए सख्त कवानीन, कड़े एहतसाब और कड़ी सजाओं की जरूरत है। जी, आपने रिपोर्ट देखी। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ एंटी करप्शन मनाया जा रहा है और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिर्ज़ा आलम बेग साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, आपको शो में वेलकम करते हैं। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप ठीक हैं? बिल्कुल सर, करप्शन के ऊपर आज हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले मुझे बताइए कि करप्शन बेसिकली है क्या? क्या सिर्फ पैसों की लेन देन, गबन करना, रिश्वत देना, ये सिर्फ रुपए पैसे से होती है या करप्शन में और भी चीज़ें आती हैं? बहुत शुक्रिया ज़हरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, करप्शन यानी बदउनवानी जी। और जिस तरह आपने कहा कि ये करप्शन खाली पैसे का लेन देन ही नहीं होता, बेसिकली ये अपने हदूद से या अख्तियार से ज़्यादा बढ़कर किसी चीज़ को हासिल कर लेना भी करप्शन होता है। सही। इस माशरे में जहाँ हम रह रहे हैं इस वक्त, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर, जहाँ बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला इस टाइम यही है जिसे हम बदउनवानी करें। और इसमें सबसे बड़ा किरदार उन इदारों का है जो इस वक्त मुल्क के अंदर किसी न किसी तौर अपना किरदार अदा कर रहे हैं इसकी तामीर और तरक्की के अंदर। जब वहाँ लोगों को तैनात किया जाता है और उनको कुछ इख्तियारात दे के बिठाया जाता है जी, तो वो उसके इख्तियारात से अब तजावज़ करते हैं और माशरे के अंदर अबतरी फैलती है। इसकी जिंदा मिसाल मैं साथ दूंगा। जैसे आपको पता है कि आजकल नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से काम हो रहा है। अब तजावज़ात जो होती हैं रातों रात तो नहीं कायम होती, बिल्कुल एक सिस्टम होता है, इसके पीछे एक पूरी माफिया होती है जिसमें सबसे बड़ा किरदार उस इदारे का होता है जो इसकी रोकथाम कर रहा होता है। सही। आप देखती हैं मिसालें कि अभी आप चाइना कटिंग से लेकर नाले के ऊपर जाके देखें, रिहाइश लोग बैठे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये एक्टिविटीज़ एक दिन में शुरू नहीं होती। बिल्कुल। वहाँ पे उसके अंदर क्या होता है, जब सपोज मैं अगर एक ग्राउंड है उसके अंदर जाके तजावज़ात कर रहा हूँ तो सबसे पहले वहाँ पे मुतल्लिका पुलिस मौजूद है जिसको ये पता है कि जनाब यहाँ पर अगर तामीरात शुरू हो रही है तो कैसे हो रही है, आया कि उसने वहाँ पर उसकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की हैं या नहीं की हैं, जिसमें केबीसी है, मास्टर प्लान है, केडी है, या जिसके भी ज़मरे में चीज़ें आती हैं, उन इदारों की उनके पास एनओसीज हासिल है या नहीं है। अब क्या होता है जनाब, जब वो यहाँ पर तजावज़ात कायम हो जाती हैं, चाहे वो चाइना कटिंग के हवाले से देखें जो बाकायदा एक सोसाइटीज़ की तर्ज पे कायम हो जाती हैं या फिर मोहल्ले की सतह पर कायम हो जाती हैं, इलाके की सतह पर कायम हो जाती हैं, जब वो सामने आती हैं और उसके ऊपर कोई उंगलियाँ उठाई जाती हैं तो वो इदारे मुतहरक होते हैं। अच्छा, अब जब वो मुतहरक होते हैं तो नुकसान सबसे बड़ा उन लोगों का होता है, खासतौर पर अवाम का, जो बेचारे अपने पास मौजूद महदूद वसाइल के अंदर उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं।
अब जब वो देखते हैं कि माशरे के अंदर एक मखसूस तबका जो इन मराहत याफ्ता लोगों में शुमार होता है, जो इससे फवायद हासिल करता है, वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। बिल्कुल। और वो लोग जो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, वो अपने हुदूद में जब रह के काम कर रहे होते हैं तो वो उन वसाइल से महरूम रह जाते हैं। सर थोड़ा सा मुझे आपको माजरत है, कता कलामी की, ब्रेक का वक्त हो गया है, मजीद बात करेंगे लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और आज हम बात कर रहे हैं करप्शन के हवाले से, क्योंकि आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ एंटी करप्शन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिर्ज़ा आलम बेग साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो रेज़ किया, वो ये कि करप्शन, किसी भी इदारे में करप्शन जो होती है वो एक तनहा फ़र्द नहीं कर सकता, इसके पीछे एक पूरी चेन होती है और करप्शन को भी बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। तो वहीं से आप बताएं कि ये जी ज़ारा, जिस तरह मैंने आपको बताया था इस वक्त कि ये एक फर्द वाहिद का काम नहीं है जी, ये एक सिस्टम है जिसको माफिया का नाम भी देते हैं। माफिया का। आपको पता है कि किसी भी मुल्क के अंदर रियासती इदारे जब वजूद में लाए जाते हैं तो उनके क़याम के कोई मकासद होते हैं जी। खासतौर पर अगर हम करप्शन के हवाले से बात करें, सूबाई सतह पर एक बड़ा फाल इदारा होता है जिसको हम एंटी करप्शन के नाम से जानते हैं जी। इसके अलावा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं। इसके अलावा जैसे भी आपने देखा होगा नैब का क़याम जो है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं ये रियासती फेलियर्स हैं। जब इदारों का क़याम होता है तो उनसे काम लेने के बजाय उनके ऊपर एक और इदारा कायम कर दिया जाता है। ठीक, अब इसी तरीके से जब हम माशरे के अंदर जाते हैं तो सपोज अगर हम सिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात कर लें या माशरती हवाले से बात कर लें, जहाँ लोगों के मफाद वाबस्ता होते हैं, जब वो उस इदारे में जाते हैं, देखिए करप्शन मेरे आपके दरमियान नहीं होगी, करप्शन इदारे के उन लोगों के दरमियान होगी जो किसी न किसी तौर पर उन सीटों पर विराजमान हैं जहाँ से लोगों को मफाद अम्मा काम दिया जाता है। अब जब सपोज आप वहाँ जाते हैं, जाने के बाद अपना कोई जायज़ काम लेने जाते हैं तो उस काम के अंदर इतने रखने डाल दिए जाते हैं कि मजबूरन आपको उनकी ख्वाहिशों का बरक्स अपने कामों के, ठीक है ना, कि उनकी ख्वाहिशात है और आपके काम है, आपने उनके दरमियान मजबूरन कहने की उनके मफादात को शेल्टर देना है और पूरे करना है। ठीक, क्योंकि आपने अपने काम को करवाना है। Exactly. इस वक्त माशरे के अंदर सबसे बड़ा जो हम कहते हैं कि अलमिया यही है कि इदारों के ऊपर अभी तक चेक एंड बैलेंस का वो निज़ाम वाज़ेह नहीं किया गया जिससे उन सीट पे बैठे हुए लोगों का एहतसाब किया जाए। आप जब एक थाने में जाते हैं, वहाँ एक एसएचओ की जब पोस्टिंग होती है तो उसके लिए बाकायदा आपको पता है कि पहले एक सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम के तहत उसके अंदर लोगों को बुलाया जाता है, चॉइस दी जाती है कि फला फला थाने मौजूद हैं, आपने किस थाने में एसएचओ लगना है। उसके बाद उस थाने का एसएचओ जब वहाँ पोस्टिंग लेता है, ये मेरी वो नहीं है, ये लोगों को पता है इस वक्त, उसके अंदर जब उसकी पोस्टिंग की जाती है तो सबसे पहले उसको देखा जाता है उसके क्या मफादात हैं जो पोस्टिंग लेने वाला होता है। उसके बाद उसी लिहाज से वो अपने अफसरान बाला को या दीगर लोगों जो उसके पीछे कुछ सियासी एलिमेंट्स भी होते हैं उनकी ख्वाहिशात को पूरा करता है। अब वो ख्वाहिशात अपनी जेब से पूरा नहीं करेगा। सपोज मैं गया, मैंने एक थाना लिया, मैं बतौर एसएचओ में तैनात हुआ, मैंने वहाँ की बाकायदा जो है ना किसी न किसी सियासी कुव्वत को अपने पीछे लगाया, उसके जरिए पोस्टिंग ली, या फिर मैंने वो लोग जो सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं उनसे उनके जरिए पोस्टिंग ली। अब उनके जो ख्वाहिशात पूरा करने के लिए मैंने जो सरमाया लगाया या जो ख्वाहिश पूरी की, उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले मैं वो ज़राए ढूंढूंगा जिससे मैं वो पैसे पूरा कर सकूँ। ठीक, अब उसको पूरा करने के लिए यकीनन मैं जायज़ काम तो नहीं कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं नाजायज़ काम करूंगा और आवाम को वो सहूलत जो उसको जिम्मेदारी देने के बजाय उसमें रखने डालूंगा, उसको इतना मुश्किल कर दूंगा कि आसान करने के लिए सामने वाला जो साइल होता है वो फिर उनकी ख्वाहिशात को पूरी करने पर लग जाता है। ठीक है ना, कि जनाब आप इतने पैसे देंगे तो आपकी दादरसी की जाएगी, आपके ये इवन की एफआईआर रजिस्टर कराने में जो एक साइल का बुनियादी हक है, उसके लिए क्या होता है कि जनाब मैं फलाना वाला से पूछ लूँ, अगर उस साइल ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी तो उसी वक्त उसका मसला भी हल किया जाने की कोशिश की जाती है और उसकी एफआईआर काटी जाती है। तो ये एक हमारे साथ जाती अलमिया है माशरे के अंदर, जब तक इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस। तो ये जो सोसाइटी में हमारी एक कल्चर है रिश्वत देने का और अपना जायज़ काम भी करवाने के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, तो ये कल्चर कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, जब तक वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी, जब तक हमारे यहाँ अदालती निज़ाम शफाफ नहीं होगा। देखिए, एक मिसाल है, मैं एक सवाल करता हूँ, सपोज मैं एक थाने में लगा हुआ हूँ, थाने का बाबा मैं यूँ कह रहा हूँ कि इस मुल्क का पूरा निज़ाम थाना कल्चर चला रहा है। ठीक है, अगर किसी ने किसी मफाद हासिल करना है तो थाने के जरिए, और अगर किसी ने किसी को तकलीफ में डालना है तो थाने के जरिए। आज आपको पता है अपोजिशन क्यों चिल्ला रही है,
वो एहतसाब जो एक शफाफ इदारा था उसको आज क्यों इतनी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि अपोजिशन का कहना ये है कि जनाब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एहतसाब इंतखाब इदारा बन गया है। हाँ। और इंतखाब किस बात का कि जो आपके मुखालफिन है मौजूदा हुकूमत के उनको किसी न किसी अंदाज में परेशान करने के लिए या गिरफ्त में रखने के लिए इस एहतसाब ब्यूरो को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम माशरती तौर पर जाते हैं और अदालती निज़ाम को देखते हैं। मिसाल एक सिपाही है या एक SI है जिसका काम है एक FIR काटना या एक मुलजिम को मुजरिम बनाना, उसने एक FIR काट दी और मुकदमा पेश कर दिया अदालत के अंदर। ठीक, अब जिस शख्स के खिलाफ उसने FIR काटी है वो इंसाफ के तकाजे के लिए अदालत जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो उसको पता चलता है जनाब तारीख पे तारीख पढ़ लीजिए। ठीक है, और 10 साल बाद या 5 साल बाद मुकदमे का फैसला सुनाया जाता है तो जिस शख्स के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाती है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बरी हो जाता है कि जनाब आपकी जो मुकदमा कायम किया था वो इल्जाम साबित नहीं हुए। मतलब इतना टाइम लग जाता है। इस अरसे में जो SI होता है वो SSP तक पहुंच जाता है या DSP लग जाता है, उसको बुला के नहीं साजिश की जाती है कि भाई तुम्हारी गलती से इस आदमी के 5 साल ज़ाया हुए, माशरे के अंदर इसका किरदार जो है इंतहाई सवालिया निशान बन गया, उसकी पूरी फैमिली मुतासिर हुई। सही। तो जब तक एहतसाब और इंसाफ का अमल दरामद नहीं होगी उस शख्स को जिसने एक FIR काटने के बाद उस शख्स को बिना मतलब इस बात की तहकीक किए हुए कि सही है गलत सिर्फ अपनी जाती मफाद हासिल करके उसको नॉमिनेट करके अदालत में भेज दिया। अच्छा, उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन वो शख्स जो बेचारा मुलजिम या मुजरिम बन गया उसका पूरा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त माशरे के अंदर जो हालात आप देख रही हैं कि हमारा उसका मीडिया ट्रायल भी शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसको माशरे के अंदर अजीब सी निगाह से देखा जाता है। तो ये जब तक दूर नहीं होगा उस वक्त इंसाफ नहीं होगा। सही। अच्छा सर, नैब की बात करें तो नैब का एक बहुत ही अहम किरदार है करप्शन को रोकने के लिए, उसको दूर करने में, लेकिन हम देखते हैं कि कई लोगों पे नैब जो है वो केसेस करता है, समातें लंबी लंबी चलती रहती हैं, फिर फर्द जुर्म भी आयद हो जाता है, फिर वही लोग जो हैं वो आराम से घूम भी रहे होते हैं और फिर मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं। अच्छा सवाल किया आपने ज़रा। बात यह है, मैंने जैसे पहले भी कहा, नैब एक बड़ा शफाफ इदारा था एहतसाब का। जी। एहतसाब किनका? उन लोगों का जो किसी न किसी तौर पर बदअनवानी में शुमार है या बदअनवानी कर रहे हैं। जी। और उसके बाद उनको काबिल गिरफ्त ला के उनको सजा दी जाती थी। ठीक, मगर मौजूदा हुकूमत के अंदर जैसे कि आपको पता है जब इमरान खान साहब ने हुकूमत के लिए कोशिश शुरू की उसमें जहां दीगर अवामी मसाइल थे वहां सबसे बड़ा बुनियादी नारा ये था कि एहतसाब किया जाएगा। बिल्कुल। और उन लोगों जिन्होंने इस मुल्क के अंदर करप्शन किया है या किसी तौर पर बदनुमानी की है उनको बजरिए नैब के उनके खिलाफ एहतसाब करते हुए बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मिर्ज़ा आलम बेग साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं और आज हम उनसे करप्शन यानी बदउनवानी के हवाले से बात कर रहे हैं। सर, इमरान खान साहब की अगर बात करें तो इमरान खान साहब का हमेशा से यही नारा है कि करप्शन के ख़ात्मे का जो उन्होंने नारा लगाया और हमेशा वो यही कहते हैं कि करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। तो सर, इक़्तिदार में आने से पहले भी उन्होंने यही बात की और आज भी वो यही बात करते हैं। तो आज उनकी हुकूमत को 2 साल गुजर गए हैं, तो सर आपको लगता है कि नारा लगाया गया था उस पर कोई काम हो रहा है, कोई प्रोग्रेस हो रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जब खान साहब की हुकूमत आ रही थी तो उन्होंने सबसे पहले जो बुनियादी नारा लगाया था जहाँ अवामी मसाइल थे, इसलिए मैंने कहा वहाँ एहतसाब का नारा सबसे बुलंद था और उन्होंने कहा था जी मौजूदा हुक्मरान से लेकर जो उस वक्त मौजूद थे और साबका हुकूमत सब चोर थे। हाँ। और मैं जब इस मुल्क में इक़्तिदार संभालूंगा तो सबसे पहले काम यही करूंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा और उनसे वो रकम जो अवामी अकाउंट्स में आनी चाहिए थी जिससे अवामी मफाद आमा को नुकसान हुआ वो उनसे लेकर उनको जेलों में डाल दूंगा। ठीक। अच्छा, अब जब खान साहब अमली तौर पर इक़्तिदार में आगे आने के बाद आज तकरीबन 2.5-3 साल उनकी हुकूमत को उन्होंने कहा रहा है। बेशक अगर हम मीडिया पे जाके देखें तो हर जगह पकड़ो चोर और इसके अलावा कोई नारा में दिख नहीं रहा, कोई काम दिख नहीं रहा। अवामी सतह से लेकर जब लोगों से बात की जाती है तो उनको इसका कोई फायदा नहीं दिखता ना। इस टाइम हुकूमत ने जो नारा लगाया था एहतसाब का, जिस तरह आपने सवाल किया कि जनाब अभी तक उस पर अमलन क्या दिखा, अमलन कुछ भी नहीं हुआ। अमलन ये हुआ कि जनाब एक कह दिया जैसे सपोज अभी शहबाज शरीफ साहब है, अगर हम पनामा से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के केसेस उठा के देखते हैं तो वो बेशक केस रजिस्टर्ड हो गए
लेकिन आज तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई सजा नहीं हुई, कोई अवामी मफाद के अंदर इन बड़े लीडरों से खासतौर पर जिनको नॉमिनेट किया जाता है। देखिए खान साहब ने लास्ट टाइम एक तकरीर की थी 2019 के अंदर, इसी तरह एक कन्वेंशन था जो क्रैकडाउन के हवाले से था। उनने मिसाल दी कि जनाब जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो इस इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं इकोनॉमी से बहुत फास्ट रन कर रहा है, उसको चाइना और शी जिनपिंग के हवाले से उन्होंने मिसाल दी थी कि उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि अपने जो वज़रा थे तकरीबन अराउंड 400-450 उनको जेलों में डाल दिया और उनसे वो रकम भी हासिल की गई। ठीक है, तो मैं समझता हूँ खान साहब को कम से कम अमलन तौर पे ये काम करना चाहिए था। देखिए फर्द जुर्म आयद करना बड़ी बात नहीं होती, उसको साबित करना बड़ा काम होता है और साबित करने के बाद उनसे वो रकम, खासतौर पर करप्शन में बेसिकली देखें करप्शन की बहुत सारे फेसेस हैं, लेकिन अभी जो हम खान साहब जिस हवाले से इसको लेते हैं वो लेते हैं जी इन बदउनवान लोग जिन्होंने मुल्क की दौलत को लूटा, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, तो अभी तक वो हमें अमलन कहीं नहीं दिख रहा। सही। और सर हमारे जो भी पॉलिटिशियन है या गवर्नमेंट है, हम जब भी उनसे ये सवाल करते हैं कि मुल्क की तरक्की में रुकावट का क्या वजह है, तो वो कहते हैं पिछली हुकूमतें करप्ट थीं, पिछली हुकूमतों ने करप्शन की। तो सर हर हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत पे डाल देती है, तो कोई इसको बदलता क्यों नहीं है? हम कब तक ये ब्लेम गेम ही खेलते रहेंगे? कि सबसे पहले इसमें हमारे मुल्क का जो निज़ाम है ना जी, उसको दुरुस्त होना पड़ेगा। सियासतदान का काम सियासत करना ज़रूर है, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं और वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो इस किस्म के अवामिल को काबिल गिरफ्त करें, तो उनमें सबसे बड़ा किरदार होता है उन रियासती इदारों का और उसके बाद अदालती निज़ाम। जब तक ये दोनों चीज़ें मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं होंगी, इन पर सियासी तसल्लुत ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि ये अवामी नारा जो है जिसका इस्तेमाल करके कि जनाब पिछली हुकूमत, देखिए अभी खान साहब जब आए थे इन्होंने, मैं अक्सर प्रोग्राम में ये कहता हूँ मौजूदा हुकूमत ये वाहिद हुकूमत है जिसने लोगों को ताबीरें दी, सियासी नारा का ताबीरें दिखा दी, वो तो दूसरे आते ख्वाब दिखाते थे। उन्होंने कहा जी मेरे पास हर चीज़ का हल मौजूद है और हम अवामी सतह के ऊपर लोगों को इन करप्ट लोगों से निजात दिलाएंगे, इनसे पैसा लेंगे और मुल्क की तरक्की पे लगाएंगे जी। अब इन्होंने भी आज भी काम शुरू कर दिया, जिस तरह आपने सवाल किया कि जनाब पिछली हुकूमत चोर थी, तो मेरे भाई तो सबको पता है, सबको पता है, मगर इस सिलसिले को रुकना चाहिए। अब वो कैसे रुकेगा? जब रियासत के वो इदारे उनके ऊपर, देखिए आज क्या होता है एक मामूली सी पोस्टिंग के लिए भी सियासी दबाव इस्तेमाल किया जाता है, मेरिट का कत्ले आम किया जाता है, जिन लोगों का हक होता है उनको पीछे हटाकर उन लोगों को सामने लाया जाता है जो उनके मकासद के लिए काम करना चाहते हैं, काम करेंगे जी। तो जब तक ये सिलसिला बंद नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि ये नारा बंद होगा कि पिछली हुकूमत चोर थी। ये सिर्फ एक सियासी नारा है। हाँ, बिल्कुल। अगर बर वक्त फैसले किया जाए, हाँ। आज जैसे हुकूमत काम कर रही है, हाँ। आपने पिछले दिनों एक पीडीएम की जो रहनुमा है उनका बयान सुना था, हाँ। कि इस वक्त नैब को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सलीम मंडी वाला ने भी पिछले दिनों एक बयान दिया कि जनाब हम नैब को बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इसका एहतसाब करेंगे, हाँ। और इसका वो चेहरा बेनकाब करेंगे जो सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। तो मेरे भाई बात ये, नैब कोई किसी घर की लौंडी नहीं है, नैब तो एक रियासती इदारा है। अब इदारे के अंदर जो तकर्रुर होता है वो अगर सियासी तौर पे किया जाएगा तो यकीन उसका इस्तेमाल भी सियासी तौर पे होगा। अगर उसका जो तकर्रुर है वो इंसाफाना तौर पे किया जाएगा, मुस्तफाना तौर पे किया जाएगा और मेरिट पे किया जाएगा तो वो अपना काम भी बर वक्त और मुकम्मल कर सकेगा। तो जब तक इदारे का क़याम से लेकर उसकी तकर्रुर तक लोगों को इंसाफ और मेरिट के तौर पर नहीं तकर्रुर किया जाएगा, मैं नहीं समझता सिलसिला रुकेगा। सही सर, एक तो करप्शन सर ये होती है जो कि माली मामलात में होती है, उसके अलावा हमारी सोसाइटी में लोग मुसलसल करप्शन कर रहे हैं लेकिन उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि वो एक करप्शन है। जैसे कि आपने अभी बताया कि लोगों को उनका हक ना देना, रिश्वत देना, कम तोलना या फिर अपनी ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम नहीं देना, जैसे कि हम गवर्नमेंट इदारों में देखते हैं, तो ये भी करप्शन है। इसके हवाले से भी सर कुछ बात देखिए। सबसे पहले तो हम बेंगे मुस्लिम, हाँ। हमें खौफ खुदा होना चाहिए और दूसरा खुद एहतसाबी का अमल होना चाहिए। जब हमें खौफ खुदा होगा तो यकीन हम वो काम नहीं करेंगे जो माशरती तौर पर लोगों को नुकसान दे। इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़माने में जब आपने दावत दी लोगों को कुरान शरीफ के हवाले से, तो आप पहाड़ पे चढ़े और आपने वहाँ के लोगों को मुखातिब करके कहा कि लोगों अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ के उस तरह एक फ़ौज है जो तुम पे हमला करना चाहती है तो क्या तुम यकीन कर लोगे? तो वहाँ के लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल करेंगे, इसलिए कि आप सादिक भी और अमीन भी है।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार उनके सामने था कि उनके कौल फ़ैल में कोई तजाद नहीं था। तो इस वक्त जो हम, अगर आप इनफरादी तौर पे बात करते हैं, जब तक हमारे अंदर खौफ खुदा नहीं होगा और हम अपना खुद एहतसाबी अमल से नहीं गुजरेंगे, माशरती बुराइयों को बुराई नहीं समझेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये सब चीज़ें दूर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा आलम बेग साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अपने वक्त दिया और बहुत ही अहम गुफ्तगू भी की। बिल्कुल जैसे कि मिर्ज़ा आलम बेग साहब ने एक पॉइंट अभी लास्ट में किया, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इदारे करप्ट हैं, सिस्टम करप्ट है, गवर्नमेंट करप्ट है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम लोग खुद करप्ट हैं और हमें खुद बदलने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल लेवल पे बदलने की ज़रूरत है, तभी करप्शन का खात्मा हो सकता है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का। कहीं मत वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और हमें इस वक्त कुछ नए मेहमानों ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनका तारुफ कराना चाहूँगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार पाशा, जो कि हमें कुछ हेल्थ टिप्स देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि वो आज हमें क्या हेल्थ टिप दे रहे हैं। हम सबको कभी ना कभी कोई आँख की बीमारी ज़रूर होती है। वैसे तो हमारे यहाँ आँख की किसी भी बीमारी का घरेलू इलाज अर्क गुलाब के साथ किया जाता है, जिसकी अहमियत और इफादियत अपनी जगह है, लेकिन आँख हर बार अर्क गुलाब से ठीक नहीं होती। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना पड़ता है और ग़िज़ा में तब्दीली लाने की ज़रूरत होती है। बहुत से लोगों की आंखों में दर्द रहता है, जिसकी वजह देर तक या कम रोशनी में पड़ना है। अगर आपकी आंखों में दर्द है तो इसको आराम दीजिए। दूसरा, बहुत से लोगों की आंखें लाल रहती हैं, जो कि ज़्यादा देर तक पढ़ने, लैपटॉप पर मुस्तकिल काम करने या ज़्यादा देर तक मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से हो जाती हैं। ऐसी सूरत में भी आंखों को आराम देना इंतहाई ज़रूरी है। आंखों के हवाले से ये चीज़ अहम है कि बहुत से लोगों को अंधेरे में कम नज़र आता है, जो कि खुद एक बीमारी नहीं बल्कि किसी बीमारी की अलामत हो सकती है। जैसे बहुत से लोग रात को ड्राइविंग करते हुए कम देखते हैं। बहुत से लोगों को सिनेमा में अपनी सीट ढूंढने में मुश्किल पेश आती है। ये सब विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा भी आँखों की बहुत सी बीमारियां हैं, जिनमें आँखों का सूज जाना, मोतियां उतर आना, कम नज़र आना और धुंधलाहट होना शामिल हैं। आँखें नाजुक होती हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए। अच्छे आई ड्रॉप्स और शहद का इस्तेमाल आँखों को आराम देता है और इन्हें खूबसूरत भी बनाता है। हमें उम्मीद है हमारी आज की हेल्थ टिप्स आपको पसंद आई होंगी। हम दोबारा हाजिर होंगे अपनी नई हेल्थ टिप्स के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। शुक्रिया जी। तो ये शहरियार पाशा थे, हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें हेल्थ टिप दे रहे थे। और वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, बात कर रहे हैं करप्शन यानी बदउनवानी की। इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। हमें अभी ज्वाइन किया है राना आसिफ हबीब साहब ने, जो कि माहिर कानून हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। शो में आपको वेलकम करती हूँ। और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है ताहिर रिजवी साहब ने, जो कि तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको भी शो में वेलकम करते हैं। सर, आपसे स्टार्ट करूंगी। सर, करप्शन के हवाले से बात करें, और करप्शन की जब बात आती है तो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए इदारे भी मौजूद हैं, कमेटियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे मुल्क से करप्शन का खात्मा नहीं बल्कि रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? क्या जो करप्शन में लोग पकड़े जाते हैं उनके लिए कवानीन सख्त नहीं है, सज़ाएँ सख्त नहीं हैं, क्या वजह है सर? देखिए, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो गुड गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं जी, उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो ये करप्शन है। और करप्शन की मुख्तलिफ इकसाम है जी। ख्वाह वो इख्तियारात से तजावुज़ हो, या उसके अंदर कोई माली बेज़ाब्तगी हो, या किसी रूल्स का ख्याल ना रखना। और ये तमाम चीज़ें उसको, इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल करप्शन, जो इंतहाई पढ़े लिखे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICM में या ऑडिटर्स जो करते हैं जी, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इससे लिंक है। और जो पॉलिसी साज आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर बैठे हुए लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, हाँ। उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें आपको होती हुई नज़र नहीं आती। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हमें मॉडल मिलते हैं, या स्वीडन का मॉडल मिलता है, तो वहाँ पर जो चीज़ें बेहतर हुई, वहाँ पर जहाँ जहाँ ह्यूमन इंसानी हाथ लगेगा, वहाँ या इंटेंशन होगी, तो वहाँ करप्शन के चांसेस बढ़ेंगे। जहाँ उन्होंने चीज़ों को जो है
टेक्नोलॉजी बेस कर दिया सही। और कैमरेज से लेके और बारकोड से लेके, यानी अगर आप वहाँ के अदालतों में कोई डॉक्यूमेंट भी रिसीव कराएंगे तो उस पर कोई बार कोडिंग होगी। इस तरह नहीं होगा कि मैंने आपको दिया, आप पेशकार हैं, आपने जज के हाथ में दे दिया, फिर जज ने या किसी एहलकार ने पैसे लेके वो डॉक्यूमेंट ही गायब कर दिया। तो इस तरह हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता नहीं है। हमारा सबसे बड़ा फ्लॉज है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर और कानून शहादत के अंदर। सही। और हमारे जितने भी करप्शन के लॉ हैं, वो नैब ऑर्डिनेंस हो, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लेजिस्लेशन है, वो कोई रैशनैलिटी पे बेस्ड लेजिस्लेशन नहीं है जी। जिसकी वजह से ये चीज़ें बेहतर नहीं होती। और फिर जो एक पनिशमेंट की थ्योरी होती है, डेटरेंस की थ्योरी, वो अगर आप नहीं लेके आएंगे तो ये चीज़ें उस तरीके से करप्शन जो है कम नहीं हो सकेगी, कम भी नहीं हो सकती और ख़त्म भी नहीं हो सकती। ख़त्म भी नहीं हो सकती। ताहिर रिजवी साहब, आपसे आपकी तरफ आऊँगी। रिश्वत की बात करें तो रिश्वत का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे माशरे में बहुत आम हो गया है। इवन हमें अपने जायज़ जो काम होते हैं उनको कराने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। ये जो एक कल्चर है, ये एक जो माइंडसेट है कि रिश्वत देना, और ये इसको बहुत ही एक आम बात करार दे दिया गया है। इस हवाले से मैं बात करूँगी, लेकिन एक ब्रेक आ गई है सर बीच में, तो ब्रेक का वक्त है नाज़रीन। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं राना आसिफ हबीब साहब जो कि माहिर कानून हैं, और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब जो कि तजियाकार हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे मैं बात कर रही थी रिश्वत के हवाले से कि हमारी सोसाइटी में कुछ कल्चर ऐसा बन गया है, कुछ ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा बन गया है कि रिश्वत देना और लेना, मतलब हम अपने जायज़ काम को करने के लिए भी रिश्वत देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे पासपोर्ट बनवाना हो या NIC बनवाना हो तो मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, ये काम वक्त पर हो जाए, या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो। तो सर ये कल्चर जो है ये किस तरह से बदला जा सकता है? सबसे पहले तो मैं कल मैं जा रहा था तो मैंने देखा एंटी करप्शन के बहुत सारे पैनाफ्लेक्स लगे थे एंटी करप्शन डे के मुतालिक। तो पहले तो मैं कहूँगा एंटी करप्शन डे कम से कम पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए पाकिस्तान में इस तरह के एंटी करप्शन डे, वीक, मंथ, ईयर एंड 5 ईयर, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये एक दिन से कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में असल में 5 किस्म की करप्शन होती है। एक तो होती है कि मजबूरी में होती है, हाँ। एक होती है ज़बरदस्ती होती है, एक गैर मामूली हालात में होती है, एक नफ्सियाती होती है, साइकोलॉजिकल जो करप्शन होती है ना वो भी एक होती है, और एक माफिया की होती है। एंड आई वांट टू डिस्क्राइब दिस, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहली होती है मजबूरी वाली। मजबूरी क्या है कि मुझे एक काम कराना है और वो काम करने को बंदा तैयार नहीं होता, मुझे कल वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, हाँ। तो मैं ये उसको रिश्वत दूंगा और उससे काम कराऊंगा। ये तो हो गई मजबूरी वाली। एक होती है जबरदस्ती लेने वाला। जो लेने वाला होता है वो जबरदस्ती कर रहा होता है कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा जब तक पैसे नहीं देंगे, और वो पूरा पीछे से पूरा एक सेटअप होता है जिस सेटअप के अगेंस्ट वो पैसे मांग रहा होता है। एक होती है गैर मामूली करप्शन। गैर मामूली करप्शन ये है कि एक बाप है, उसकी बेटी की शादी है, अब उसके पास घर में पैसे नहीं है, वो एक सरकारी मुलाजिम है, उसकी तनख्वाह 25-30 हज़ार रुपए है, उस 25-30 हज़ार में उसका घर भी चलना मुश्किल होता है। बेटी की शादी आ गई, वो क्या करेगा? वो जाके भीख मांगेगा? वो सरकारी मुलाजिम है, वो सफेद पोश्त है। हाँ। ये होती है गैर मामूली करप्शन कि उस वक्त वो सोचता है कि क्या करूं, मुझे बेटी का जहेज लेना है, लेट सपोज, या उसके बच्चों की बड़ी क्लासों की फीसें आपको पता है आजकल क्या होती हैं, फीस आ गई 4 महीने की, 2 महीने की, स्कूल ने एडिशनल मांग लिया, अब वो उसकी 25 हज़ार रुपये अगर तनख्वाह है, वो क्या करेगा? वो गैर मामूली हालात में फिर वो करेगा यार चलो थोड़ा बहुत ना इधर से कर लेता हूँ, इससे बेटी की शादी कर देता हूँ, तो बेटी की शादी के लिए, बच्चे की फीस के लिए, ये कहलाती है गैर मामूली करप्शन। यानी वो हैबिचुअल नहीं है लेकिन वो मामूली गैर मामूली हालात में ले रहा है। एक करप्शन होती है जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल करप्शन, नफ्सियाती। नफ्सियाती करप्शन ये होती है कि मैंने रिश्वत लेनी शुरू की और मेरे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हाँ। एक छोटा सा क्लर्क था, उसने पहले एक गाड़ी ली, फिर दूसरी गाड़ी ली, फिर एक मकान लिया, फिर दूसरा मकान लिया। हाँ। पाकिस्तान में अच्छे खासे उसने मकान ले लिया तो उसको ख्वाहिश हुई, उसने दुबई में ले लिया। दुबई के बाद उसने सोचा फिर वो आदत बन जाती है उसकी अपनी जरूरत के लिए, उसकी बेटी की शादी, उसकी फीस, उसके सारे कामों के लिए उसका पैसे हो जाते हैं। लेकिन ये कहलाती है साइकोलॉजिकल करप्शन। और साइकोलॉजिकल करप्शन में काफी लोग हमारे मुल्क में जो है वो इसका शिकार हुए हैं। अच्छे लोग, अच्छे सफेद पोश लोग जिनको जरूरत नहीं है, हाँ। जिनकी 1 नस्ल, 2 नस्ल, 3, 4, 5 सिक्योर हैं कि अगर वो नस्लें बैठ के खाएं
तो उनको करप्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी करप्शन लेकिन वो भी करते हैं। ये होते हैं नफसियाती करप्शन। एक होती है अब आखिरी वाली जिसको कहते हैं वो माफिया। वो माफिया होती है, मैंने करप्शन की, अब मैंने थोड़ी सी की, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना करूं अब, लेकिन मैं उस पूरी चेन का हिस्सा बन जाता हूं। जब मैं हिस्सा बन जाता हूं माफिया का, तो फिर माफिया वाली करप्शन जो है ना वो उसे करनी पड़ती है। तो इस तरह पाकिस्तान में 5 कैटेगरी की करप्शन है जिनको जो होती हैं, और जो इसके लिए यहाँ के गैर मामूली हालात हैं। यहाँ करप्शन डे नहीं मनाना चाहिए, वीक, मंथ, ये बिल्कुल 24 आवर इस पर वर्क करना चाहिए। और ये करप्शन खाली यही नहीं है, इसमें व्हाइट कॉलर है। इसमें पुलिस वाला बेचारा जो रोड पे खड़े होकर किसी से 10 रुपए ले रहा होता है, आपके ख्याल में जो पुलिस वाला 50 रुपए 100 रुपए ले रहा होता है, तो वो 100 रुपए अपने लिए ले रहा होता है? नहीं, उसके ऊपर वाले का, उसके ऊपर मतलब कहीं ना कहीं से उसमें एक पूरी चेन है, एक चेन है, उस चेन में। और मैं नहीं कह रहा सारे अफसर खराब नहीं है, मेरे मुल्क में बहुत अच्छे अफसर मौजूद हैं। मेरे मुल्क में ऐसे ऐसे अफसर मौजूद हैं कि मैं देखता हूँ। एक साहब अभी मैं गया तो उनसे मिलने गया ऑफिस में, वो डिप्रेशन में थे बहुत। मैंने सर क्या हो गया? इंतहाई ईमानदार अफसर, इंतहाई अच्छे ग्रेड 21 के अफसर हैं और डिप्रेशन में थे। मैंने सर आप तो हंसते मुस्कुराते रहते हैं। क्या लगे यार, अब यकीन करो ताहिर, दिल ये चाह रहा है कि यार मैं ये जॉब छोड़ दूं या क्या करूं। मैं 15 दिन से टैबलेट खा रहा हूं। उनके ऊपर किसी चीज का दबाव था। माशरे में सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हम नहीं उस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते, लेकिन मजबूरी के तहत जो बन जाते हैं। सरकारी नौकरी में अगर कोई 21 में आ गया है और उसके ऊपर दबाव आ गया है और वो नहीं करना चाहता, उसको क्या होगा? उसको उठा के वो कहीं ट्रांसफर कर देंगे, उसकी पूरा कैरियर खराब होगा। ठीक है। राना आसिफ साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आप माहिर कानून है। करप्शन के जुर्म में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसकी सजा क्या होती है? कम से कम सजा या कम से कम मामूली करप्शन? जैसे ताहिर रिजवी साहब ने बहुत सारी करप्शन की अकसाम बताई, तो आप बताएं सजा क्या होगी उसकी? देखिए, सजाएं हमारे पास उम्र कैद तक की भी सजाएं मौजूद हैं। और जो हमारा नैप ऑर्डिनेंस है, अगर आप देखें तो उसमें बड़ा सख्त हमारा निज़ाम है, लेकिन उसके अंदर कुछ लेकुनाज भी हैं। यानी अगर आपने 50 करोड़ की अगर करप्शन की है तो आप पैसे दे के जो प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं। अच्छा। तो उससे फिर रास्ता खुल जाता है। लोग कहते हैं कि जो डेटर्स का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। उसके साथ साथ जो आपके एंटी करप्शन के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ जो नेपोटिज्म है, अकरबा परवरी जिसे आप कहते हैं, जी, जो जी। वहाँ पे जो भर्तियों का निज़ाम ही बेसिकली शुरू से ही ख़राब है, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ज़्यादातर वो अपने जो उनके जो पॉलिटिकल राइवल्स होते हैं उनके खिलाफ ही ज़्यादातर कार्रवाइयाँ वो करते हैं, और एज ए इंस्टीट्यूशन जो है वो परफॉर्म नहीं करते जी। और सज़ाएं सख्त करने से चीज़ें तभी सही होंगी जब आप अपना जो प्रोसीजर है, प्रोसीजरल लॉ है, उसको आप बेहतर नहीं करेंगे कि जो ट्रांसपेरेंट भी हो, जो रैशनैलिटी पे बेस भी हो। क्योंकि आपके यहाँ तो अदालत में जो आवाज़ लगाने वाले से लेके और हर तरह से ही पैसे के अलावा काम नहीं होता। और ये लोगों को कहते हैं कि सबसे पहले कहते हैं द डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम सोशियोलॉजी में कहते हैं इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल रिकग्नाइज इट। पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके यहाँ करप्शन जो है वो निचली सतह से लेके ऊपर तक है। मिसाल आपको दूं कि 7000 पानी सही सर, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। माज़रत एक वक्फा आ गया है तो नाज़रीन कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना आसिफ हबीब साहब जो कि माहिर कानून है, और इनके साथ साथ मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे हम बात कर रही थी मैं कि हमारे यहाँ लोग जो है वो अरबों खरबों रुपए की करप्शन करते हैं और फिर करोड़ों रुपए की लेन देन के बाद वो छूट जाते हैं। तो सर, अगर यही निज़ाम चलता रहा तो इस तरह मुल्क में करप्शन खत्म तो नहीं होगी और बढ़ेगी। ये जो बार्गेनिंग का एक सिस्टम है। जी प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है ये जो मौजूदा हुकूमत है ये एंटी करप्शन के बयानिए पे आई थी कि हम इसको खत्म करेंगे और इदारा जाती रिफॉर्म्स लेके आएंगे। अब वो लाने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि बहुत से लोग नाराज होते हैं उससे। जब आप इदारे, तो बहुत सारे उसके अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ करप्शन एलिमिनेशन होते हैं। जैसे मिसाल आपको दूं, अगर हुकूमत चाहे तो 5000 के बड़े नोट खत्म कर दे, उससे भी करप्शन नीचे आ सकती है। अच्छा जी। इसी तरह अगर आप तमाम ट्रांजैक्शन कैश खत्म कर दें और सिर्फ क्रॉस चेक पे पहले, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, एकदम तो हम डिजिटल पे नहीं आ सकते, तो आप क्रॉस चेक पे पेमेंट पर ले आए सारी चीजें। और दूसरी चीज, स्टेट बैंक ईमानदारी से टीटियां सारी छाप प्रिंट कर दे। जो स्टेट बैंक के पास टीटियों का रिकॉर्ड है और वांट राइट का रिकॉर्ड है वो पब्लिश कर दे। दूध का दूध और पानी का पानी निकल आएगा।
सही। तो ये करना चाहे विल पावर हो विल तो पावर चीजें हो तो हो हो सकती सकती हैं हैं, चीजें, लेकिन हाँ। मसला ये है कि फिर हुकूमतें गिर जाएंगी, फिर अंदर बैठे हुए लोग रिजाइन करके चले जाएंगे। तो क्योंकि सर एक ये पूरा माफिया है, ये इसके पूरा पीछे भी, कार्टल्स हैं, जिसमें शुगर माफिया है, जिसमें आटा का माफिया है, जिसमें एनर्जी का माफिया है, जिसमें IT का माफिया है। IT का माफिया है, फिर उसके साथ साथ आपका पूरा जुडिशरी का माफिया है, और इसके साथ साथ आपका पूरा लॉयर का माफिया है, इसी तरह आपके डॉक्टर्स का, मेडिकल प्रोफेशन का माफिया है। तो ये 4-5 चीजों को अगर आपने क्रैकडाउन कर दिया, एक तो 5000 का जो मैंने आपको नोट, बोला, हाँ, खत्म कर। 1984 में डॉक्टर महबूब हक ने कहा था कि आप लोगों को, ऑल पर्सन को आप टैक्स रिफॉर्म लेके आएं और लोगों को नेट के अंदर लाएं। अभी तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर को और हम जो हमारे मेन सेक्टर्स, उनको अभी तक हम इस नेट के अंदर लेके नहीं आए, और हम रियल एस्टेट को और इन तमाम चीज़ों को, जो कॉस्मेटिक ग्रोथ है, उसको जब तक हम नहीं लेके आएंगे तो ये करप्शन कभी भी नहीं खत्म हो सकता। सही सही। अच्छा ताहिर साहब, ये ऑब्जर्व किया गया है कि हम जो प्राइवेट इदारे होते हैं उनमें अकाउंटेबिलिटी क्योंकि ज़्यादा सख्त होती है तो वहाँ पर करप्शन कम होती है, लेकिन गवर्नमेंट इदारों की बात की जाए तो गवर्नमेंट में हर कोई जब चाहे करप्शन कर लेता है, बड़े बड़े लेवल की करप्शन होती है। तो ये जो एक कल्चर है, इवन कि हम अगर कोई सरकारी नौकरी हमें चाहिए होती है तो हम उसको भी पैसे देकर, लाखों रुपए देकर वो हासिल करते हैं ताकि हम आसानी से कुछ करना भी ना पड़े, जॉब में इतना कोई काम भी नहीं करना पड़ता, करप्शन भी आसानी से हो जाती है, पैसे भी मिलते रहते हैं। तो ये चीज़, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो करप्शन है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं राणा साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। राणा साहब ने फरमाया कि हम इसको कैश पे कर दें और 5000 का नोट ख़त्म कर दें। राणा साहब बहुत काबिल एहतराम है और वकला हजरात की बड़ी इज्जत भी करता हूँ, जुडिशरी की भी करता हूँ, और ये लोग मेरे बड़े साथी रहे हैं और बड़े वकला ने मेरी मदद किया है करप्शन को रोकने में, जो मैं कोशिशें कर रहा हूँ। लेकिन देखें, हार्ट अटैक को हम पैरासिटामॉल से ख़त्म नहीं कर सकते। इस वक्त चाहिए बाईपास, इस वक्त चाहिए स्टैंड लगाना। ये पैरासिटामॉल है कि जी हम कैश बंद कर दें, लोग कैश बंद कर देंगे। आप यकीन करें, इतने दिलेर लोग हैं, घरों के अंदर करोड़ों रख लेते हैं। वो क्या होगा, वो बोरा भर के जिसको एक दूसरे को देना है ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे नहीं होगा। देखिए कहाँ से होगा, सबसे पहले हमें देखना है इसकी कैटेगरीज बनानी पड़ेगी। पहली कैटेगरी वो कि कहाँ पर ज्यादा हो रही है, कहाँ से हम सेव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आपने सही फरमाया गवर्नमेंट लेवल पे। अब गवर्नमेंट लेवल में भी कैटेगरी बनानी पड़ेगी कि सबसे पहले कहां से हम बेस सेविंग कर सकते हैं, जिसकी आज से सेविंग शुरू हो जाए। आज से वो तरीकाकार ये कि आपकी प्रोक्योरमेंट, मैं आपको बताऊं, आज भी पाकिस्तान में अरबों रुपए की परचेज हो रही होगी आज, और उसके अंदर खरबों रुपए की परचेज होती है, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, आज भी हो रहा है। अगर हम एक खाली ये टेंडर वाले तरीकाकार को पकड़ लें, मतलब मैं आपको मिसाल दूंगा, आप तो खैर होस्ट हैं, जाहिर है आप कहाँ जाती होंगी घर की सब्जी लेने, लेकिन कोई ना कोई घर का बंदा, अम्मी या भाई जाता होगा ना। हाँ। तो जब वो जाता होगा सब्जी लेने के लिए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि मेरे पास 50 रुपए हैं और इसके अंदर मैं अच्छी से अच्छी चीज लेके आऊँ, मेरे पास पैसे भी बचे, मैं महंगा भी नहीं लूँ, यही होगी ना प्रायोरिटी। तो इसी तरह जब गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही होती है तो उसको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि अच्छी चीज हो, कम पैसों की हो। मैंने एक अपील वज़ीर आज़म साहब को जब शुरू में आए थे तो ये मैंने भेजी थी। इसमें उन्होंने अमेरिका में होटल में क़याम किया था और यहाँ से प्राइवेट फ्लाइट में गए थे, वो उन्होंने गवर्नमेंट खजाना बचाया था। ये 2 साल पहले की अपील है, ठीक है जी। इसमें मैंने उनसे ये कहा कि ये इस तरह मतलब आपके सफर करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप वहां देखें जहां से सेविंग होनी है, बड़ी सेविंग होनी है। आप फर्ज करें एक जगह से आपको 5 रुपए की इनकम होनी है, एक जगह से 100 रुपए की, आप कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगी? आप वहां करेंगी ना जहां से ज्यादा सेविंग होनी है, कम वक्त में होनी है। ये जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं और जो प्रोक्योरमेंट है, देखें ये बात तय हो गई। अभी जो केस चल रहा है, ये इसका अकाउंट्स का, जो बेनामी अकाउंट्स का जो केस चल रहा है, उसके अंदर भी क्या है, पैसा इधर से आया, इसके पास गया, उसको ये ठेका दे दिया, वहां से निकला, उसके पास घूमा, वो रूट कर रहा है, वो मुख्तलिफ तरीकों से रूट कर रहा है। जब हम उसको रूट करना बंद कर देंगे, मसलन ठेके में कह दिया जी सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप, अब उसमें जहरा भी आ रही है, राना साहब भी हैं, ताहिर भी हैं, वहाँ लिफाफा खुल गया। लिफाफा खुलने के बाद जिसके लोएस्ट है उसको जाएंगे। अच्छा, अब खतरा क्या है जी, लोएस्ट वाला हमें चीट ना कर जाए। मुझे सिर्फ ये बता दें, रियासत से बड़ा कोई होता है? कोई ठेकेदार अगर पुल बना रहा है, वो रियासत से चीट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? रियासत का एक सिस्टम है, टेंडर खुल गया, उसको मिल गया 10 करोड़ रुपए के पुल का ऑर्डर। अब उसके बाद कमेटियां होती हैं, इंस्पेक्शन कमेटीज और सारी उसकी कमेटीज होती हैं, कंसल्टेंट होते हैं, वो सारी सब अपना अपना काम करें। करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फायदा ना हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप एक प्रोग्राम कर ले, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मसला क्या है, मैंने इतनी अपीलें की हैं, इतना वर्क किया है, वज़ीर आज़म साहब को मैंने बाकायदा लेटर्स भी भेजे हैं, चीफ जस्टिस साहब को भेजे हैं, और मतलब हर जगह हर फोरम पे मैंने लेटर भेजे हैं कि जी प्लीज सुन लें। वो ये समझते हैं शायद कोई एक आदमी है इसका, क्योंकि हम लोग है तो मफाद परस्त, एक कोई आदमी है जिसका अपना मफाद होगा,
ये अपने मफाद के लिए सब कर रहा है। नहीं, सुने तो एक दफा एक चीज पर अमल दरामद हो जाएगा ना, आधे हमारे मसले हल हो जाएंगे। क्या होगा जब, अच्छा होता क्या है, जो लोएस्ट पे ऑर्डर लेगा ना, जब उससे सरकारी अफसर बुला के कहेगा ना यार मुझे तो 15% चाहिए, तो वो कहेगा भाई मैंने तो मेरिट पे लिया, मैं 15% तुम्हें क्यों दूंगा। लेकिन अगर सरकारी अफसर मेरी मदद करेगा, मेरे टेंडर खुलने में आपको डिस्क्वालीफाई करेगा, राणा साहब को डिस्क्वालीफाई करेगा, ताहिर को लेके आएगा, तो यकीनन फिर ताहिर उसके लिए 15% रखेगा ना। फिर वो 15% क्या होता है, उस 15% में से फिर आगे घूमता फिरता पता नहीं कितनों लोगों के पास रोटेट करता वो पैसा, फिर आगे चला जाता। अच्छा उसके बाद अब रही बात नैब की, आपने नैब की एंटी करप्शन की, बहुत मुश्किल काम है। व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना कितने बड़े जजेसों, कितने बड़े वकीलों, बहुत मुश्किल काम है। आप कोशिश करें कि आप वहां से, जहां से करप्शन हो रही है, नहीं जहां से लीक हो रही है, हमें वहां से नल बंद करने की जरूरत है ना। जहां से करप्शन हो रही है वहां स्टॉप करें, पकड़ने की ताकि वो जरूरत आगे तक जाए नहीं ना। हाँ। जब एक डाकू यहाँ से निकलकर जाके वहां पे ताइवान में या बैंकॉक में बैठ गया तो उसको कैसे पकड़ के लाएंगे आप। सर इसी के साथ एंड करते हैं प्रोग्राम को कि जहां से करप्शन स्टार्ट हो रही है हमें वहां उस चीज को रोकने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर रिजवी साहब आपका, राना आसिफ हबीब साहब आपका, आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आज हम आप लोगों ने बहुत ही अहम नुकात पे जो है रोशनी भी डाली। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और हम लोग खुद इंडिविजुअल लेवल पे कोशिश करेंगे कि अपने आप को बेहतर करें और अपने लेवल पे जो करप्शन है उसको दूर करने की कोशिश करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट ज़हरा रज़ा और न्यूज़ कैफ़े टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।